नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको साक्ष्य अधिनियम 1872 की कक्षा में स्वीकृति के संबंधित व्याख्यान देने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने उसका पहला भाग था, उसमें स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति कौन कर सकता है और स्वीकृति के ग्राह्यता या के क्या कारण है, ये इसके बारे में पढ़ा था। स्वीकृति सामान्यतः ऐसे कथन होते हैं जो पक्षकार द्वारा कहे जाते हैं और पक्षकार किसी विवादक तथ्य के संबंध में कोई बात या स्थिति स्पष्ट करते हैं और स्वीकृति की जो ग्राह्यता के 4 कारण थे वो थे: स्वीकृति को सबूत के त्याग के रूप में, अपने हित के विरुद्ध बयान के रूप में, विरोधाभासी साक्ष्य के विरोध इसको स्पष्ट करने के रूप में और स्वीकृत सत्य के रूप में स्वीकार की जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वीकृति कौन कर सकता है या किसकी स्वीकृति ऐसी है जो कि साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वीकृति को करने के लिए आबद्ध है। तो इसमें धारा 18 से लेके 23 जो है वो साक्ष्य अधिनियम की वे बताती हैं कि किन व्यक्तियों की स्वीकृतियाँ साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा 18, जो कि स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा की गई हो। वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है या किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। दूसरा बिंदु ऐसे में प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा वाद के ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधिक हैसियत से वाद ला रहे हों, जिन्हें पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, किए गए कथन जब तक कि वे उस समय नहीं किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियाँ नहीं हैं। वे कथन स्वीकृतियाँ हैं जो विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संपत्ति संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत से वह कथन करते हैं। दूसरा है कि उस व्यक्ति द्वारा से हित व्युत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए इनके वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो, यदि वे कथन उनके करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए हो। इस प्रकार इस धारा को स्पष्ट करते हैं, थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, कि स्वीकृति वे लोग कर सकते हैं जो एक तो वाद के पक्षकार हों या पक्षकार के अभिकर्ता हों, अभिकर्ता मतलब एजेंट हो, और जिनको मामले में कोर्ट न्यायालय समझता हो कि वो इस प्रकार की स्वीकृतियाँ करने के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किए गए हैं। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है वह प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा, जब हैसियत में तब सुसंगत है किंतु पहले या पूर्ववर्ती नहीं है,
वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत से वाद ला रहे हों, जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, उनके कथन तब स्वीकृतीय वे उस समय किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था। तो इसमें क्या 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 बातें हैं? एक तो जो वाद की विषय वस्तु है उससे हितबद्ध पक्षकार हो, और उसका हित कैसा हो? संपत्ति में या धन के संबंध में हित हो, तो ऐसा हित व्यक्ति प्रतिनिधि की हैसियत से भी इस प्रकार स्वीकृति कर सकता है। दूसरा बिंदु है इसमें उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद की विषय वस्तु में अपना हित उत्पन्न हुआ हो, कथन हित चालू रहने के दौरान किया गया हो। तो इस प्रकार इसमें 4 व्यक्ति बताए गए हैं धारा 18 में मोटे तौर पे। एक तो वाद का पक्षकार, एक पक्षकारों के अभिकर्ता, वो एक प्रतिनिधि की हैसियत से जो वाद ला रहा है वो व्यक्ति, और तीसरा चौथा पर व्यक्ति यानी कि अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्तियों में कौन कौन आ गए? एक तो जो वित्तीय स्वामित्व हित रखता हो, पक्षकारों से हित प्राप्त करता हो, जिसकी विवादक स्थिति विवादक के सुसंगत है, जिनको पक्षकारों ने रेफरी बनाया हो। अब इसमें अभिकर्ता क्या है इसको स्पष्ट कर देते हैं। कारोबार के अनुक्रम में प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे मालिक का सेवक है, एजेंट है, या उसका जो कोई कार्य देखता है उसके नाम पे वो व्यक्ति। संबंध रहने के दौरान कथन करने का अधिकार हो, संबंध चालू रहने के दौरान उसने स्वामी ने उसके कथन का अनुसमर्थन कर दिया हो। अभिकर्ता की स्वीकृति स्वामी के लिए बाध्य है परंतु संस्वीकृति नहीं होती। प्रतिनिधि हैसियत में जैसे न्यासी के रूप में, निष्पादक के रूप में, प्रशासक के रूप में, दिवालिये का संदेशी, ये प्रतिनिधि जैसी बात है। धन या सांपत्तिक हित को कैसे स्पष्ट करेंगे? धन या सांपत्तिक में हित में भागीदार पार्टनरशिप में हो, जॉइंट डेटर हो यानी कि संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के ऋणी हो, मालिक के रूप में, किराएदार के रूप में। तो ये धन या सांपत्तिक हित हो गया, यानी कि दावे की जो विषय वस्तु है उसमें संयुक्त हितबद्ध हो, स्वीकृति दावे की विषय वस्तु से संबंधित हो, संयुक्त हितबद्ध होने की हैसियत से किया गया हो। संयुक्त हित रखने वाले की स्वीकृति हक के पूर्वाधिकारी के हित के चालू रहने के समय तक। अब संविदात्मक या पारस्परिक रूप से अनुक्रम संबंधी होते हैं, जैसे रक्त संबंध में उत्तराधिकारी, पूर्वज, सहदायी की स्वीकृति, विधि के हिसाब से निष्पादक, वसीयतकर्ता, प्रशासक, संपदा में हित के रूप में विक्रेता, क्रेता, पट्टेदार, बंधक करता। यानी कि साधारणतः इसको समझा जाए तो ये है कि जब चूँकि स्वीकृति सिविल सी में होती है, तो जो व्यक्ति किसी भी संपत्ति में हित रखता हो या अधिक अभिकर्ता के रूप में हो, हित धन या संपत्तिक हो, रक्त संबंध से उस संपत्ति या धन संबंधी विधि के रूप में उससे जुड़ा हो, संपदा में कोई हित रखता हो, जैसे विक्रेता है, क्रेता है, तो इन सब लोगों के द्वारा की गई स्वीकृतियाँ इसमें ग्राह्य होंगी। अब धारा 19 जो है वो बताती है कि उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति जो वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है, यानी कि पर व्यक्ति का जो स्वीकृति है उसका अपवाद क्या है। जब किसी धारा 19 को एक बार बताता हूँ। वे कथन जो उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियाँ हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति में दायित्व के संबंध में है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं, यदि वे उस समय किए गए हों जब उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए था, ऐसे दायित्व के अधीन था। इसका एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं
कि ए और बी या के बीच में किसी किस्त के भुगतान को लेकर विवाद है। ए ने बी के विरुद्ध किस्तों के भुगतान न करने का वाद लेके आया है। लेकिन ए कहता है कि बी ने कोई भी किस्त का भुगतान नहीं किया है, जबकि जो सी व्यक्ति है वो ए के लिए किस्तों के संग्रहण का कलेक्शन का काम करता है। जब उससे न्यायालय में पूछा जाता है कि क्या बी की कोई किस्त दे है ए को, तो जो सी व्यक्ति हालांकि कार्य तो ए के लिए करता है, वो अपने कथन में ये कहता है कि नहीं, सी ए की बी की कोई भी किस्त दे नहीं है। तो इस प्रकार की स्वीकृति बी के विरुद्ध, बी के पक्ष में ग्राह्य होगी और उसको ग्रहण किया जा सकता है ए के विरुद्ध वाद की स्थिति स्पष्ट करने के लिए। और ये स्वीकृति तभी ग्राह्य होगी सी की जब वो सी के लिए काम कर रहा हो, सी के ऐसी स्थिति में काम किया गया हो, जब उसको किस्तें दी थी उस दौरान वो काम करता हो। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं, जो बैंक का कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि बैंक का मैनेजर कह रहा है कि सी जो बी व्यक्ति है लोन लेने वाला, उसने कोई भी किस्त की अदायगी नहीं की है, जबकि सी जो कि बैंक के लिए कलेक्शन का काम करता है वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, बी ने सभी किस्तों का भुगतान कर दिया है। तो इसमें जो कलेक्शन करने वाले की स्वीकृति है वो ग्राह्य होगी और उस पक्षकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए इसके ऊपर आरोप है कि उसने किस्त का भुगतान नहीं किया। इसी प्रकार धारा 20 कहती है कि वाद के पक्षकारों की द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों की स्वीकृतियाँ जो किसी विवादास्पद विषय के बारे में होती हैं, स्वीकृतियाँ, जैसे रेफरी के कथन। रेफरी के कथन वे कथन जो अन्य उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियाँ हैं। अब देखिए कि प्रश्न ये है कि क्या कै के द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो ग का कथन स्वीकृति की श्रेणी में आएगा। इसमें केवल एक व्यक्ति ही, जो निर्दिष्ट व्यक्ति है, उसकी स्वीकृति ही ग्राह्य होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दुकान पे काम करने के लिए रखने के लिए विवाद है कि उसने कोई अपनी मालिक की दुकान पर कोई गबन या कर लिया था, तो उसके बारे में किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की अनुशंसा की हो काम पे रखने के लिए, उस व्यक्ति का कथन ग्राह्य है, उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में वो ग्राह्य होगा। धारा 21 स्वीकृतियों को उनके करने वालों के विरुद्ध उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृतियाँ स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकती हैं और उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध, लेकिन स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले या उसके प्रतिनिधि द्वारा निम्न अवस्थाओं के सिवाय साबित नहीं की जा सकती। यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो अन्य व्यक्तियों के बीच सेक्शन 32 के अनुसार वो सुसंगत होती, जबकि वह स्वीकृति मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय के लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी, ऐसे आचरण के साथ जो सत्यता को संभाव्य कर देता है। वह स्वीकृति
उसके कथन करने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में न हो किंतु अन्यथा सुसंगत हो, यानी कि धारा 6 से 6, 8, 9, 13, 14, 34 में हो। तो इनको हम उदाहरणों की दृष्टि से देख लेते हैं कि ए कहता है कि ये भूमि मेरी है, बी कहता है कि मेरी है। अब यहाँ ए और बी के बीच में भूमि के स्वामित्व को साबित करने की बात है, किंतु ये स्वीकृतियाँ ये कथन मात्र इस स्वामित्व को साबित नहीं कर सकते। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि एक जहाज का चालक है जो उसका विचारण चल रहा है कि उसने जहाज को त्याग दिया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले गया था। क्या अपने मामूली मान लीजिए कि किसी जहाज का चालक है, उसको इस बात के लिए विचारित कर रहे हैं कि उसने अपने जो जहाज का समुद्रिक मार्ग था उस मार्ग से हटकर उसने कार्य किया। ये इसको ऐसे उदाहरण को देख लीजिए कि रोडवेज का एक ड्राइवर है, इसका मार्ग निश्चित है, जयपुर से अजमेर जाना है और उसका इसका आधार विचारण किया जा रहा है कि उसने जयपुर से अजमेर जाने के लिए जो निश्चित मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण न करते हुए किसी अन्य मार्ग से जयपुर से अजमेर की यात्रा उसने पूर्ण की। तो इसमें उस ड्राइवर का कहा गया कथन तो स्वीकृत नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि उसको कोई डायरी मेंटेन करता है, इसमें लिखता है या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें होता है कि उस साक्ष्य से पता पड़े कि उसने जो यात्रा की जयपुर से अजमेर की उसमें उसने कभी भी मार्ग में परिवर्तन नहीं किया गया था। तो अगर वो मान लो ड्राइवर मर जाता है तो उसके बाद वो उसकी डायरी है वो उसके साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती थी मृत्युकालीन कथन के रूप में। इसलिए उसकी जो कहा गया कथन है वो स्वीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 22 दस्तावेज की अंतर्वस्तु के मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है, यानी कोई डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है, बंधक पत्र है, कोई किरायानामा है, तो उसके बारे में कब सुसंगत मानी जाएंगी स्वीकृतियों रूप में जो कथन है मौखिक रूप से। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं होती जब तक कि साबित करने वाला पक्षकार ये दर्शित न कर दे कि उसे सेक्शन 65 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने का हक है, जो दस्तावेज का असली होने का प्रश्नगत हो। अब धारा 23 कहती है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत है। सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह इस अभिव्यक्त शर्त पर रखी गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में अधीन की गई हो उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा इस बात के लिए पक्षकार परस्पर सहमत हो गए हों। यानी कि स्वीकृतियाँ तभी सुसंगत होती हैं जब स्वीकृति करने वाला व्यक्ति इस बात के लिए सहमत हो गया हो कि उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता हो। यदि स्वीकृति कथन करने वाला व्यक्ति इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ हो कि इसका साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो स्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी। इस प्रकार हमने स्वीकृति जो एक मुख्य बिंदु था इस बिंदु के बारे में चर्चा की। धारा 17 जो कि स्वीकृति को परिभाषित करती है वो बताती है कि वाद के पक्षकारों के ऐसे कथन
मौखिक कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो कि किसी विवादित जो बिंदु है उसको अनुमान इंगित करते हैं। और धारा 18 से 23 के बीच में किए गए व्यक्तियों के द्वारा की गई हो और 18 से 30 के बीच की परिस्थितियों के बीच में की गई हो, तब वो स्वीकृति किस एडमिशन की स्थिति में आती है। और धारा 18 से 23 के बीच में जो व्यक्ति बताए गए हैं उनके द्वारा की गई स्वीकृतियाँ ही न्यायिक प्रक्रिया में काम में आती हैं। जो वाद के पक्षकारों के पक्षकारों द्वारा की गई हो, अभिकर्ता के द्वारा की गई हो, प्रतिनिधि के हैसियत के रूप में की गई हो, पर व्यक्ति द्वारा की गई हो, जो पर व्यक्ति वित्तीय या स्वामित्व हित रखता हो, पक्षकारों से हित प्राप्त किया गया हो, जिनकी स्थिति विवादित स्थिति में सुसंगत हो, और रेफरी के द्वारा किए गए कथन ग्राही हैं। और दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य तब ग्राह्य होता है जब सेक्शन 65 के अनुसार उसका द्वितीयक साक्ष्य देने की बात कही गई हो और स्वयं दस्तावेज की जो वैलिडिटी है वो उसके अंदर विचारण के अंदर न हो, तब जाके ही उसका साक्ष्य ग्रहण किया जाएगा। और इस हित के आधार पर नहीं दी गई हो कि उसका साक्ष्य के रूप में ग्रहण न करने की मनाही हो, तब तक ही वो स्वीकृतियाँ मान्य होंगी। धन्यवाद।